नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिव्यांगता या विकलांगता के क्षेत्र में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, जागरूकता का काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम हर उस परिवार तक पहुंच सकें जिसको इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कुछ एपिसोड हम पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने 10 लक्षण के आधार पर शीघ्र पहचान की बात की थी और फिर ऑटिज़्म टेस्ट की बात की थी। आज हम थोड़ा विस्तार से ऑटिज़्म के बारे में जानेंगे। दोस्तों, RPWD एक्ट यानी राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 ये कहता है ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो कि बच्चे की प्रथम 3 वर्ष की आयु में प्रकट होता है। तीसरा, ये एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन यानी संवाद की जो क्षमता होती है उसको प्रभावित करता है। चौथा, एबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप डेवलपमेंट, सामाजिक संबंध बढ़ाने की क्षमता, सामाजिक संबंध स्थापित करने की योग्यता को प्रभावित करता है। पांचवा, इसके साथ साथ वो कुछ ऐसे असामान्य व्यवहार या क्रियाएं करता है जो उस उम्र का दूसरा बच्चा नहीं करता है, अनयूजुअल बिहेवियर और रिचुअल्स। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम बड़ा स्पष्ट रूप से ये कहता है कि जब बच्चे में इन 2 क्षमताओं में कमी हो, किसमें? संवाद कौशलों में, संप्रेषण कौशलों में और सामाजिक कौशलों में, साथ में असामान्य व्यवहार हो, तो बच्चे की अवस्था को हम ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। यहाँ पर बौद्धिक क्षमता, कोई दूसरी क्षमता, कोई दूसरी ज्ञानेंद्रिय, इन सब का विवरण नहीं है, इनका इन्वॉल्वमेंट या संलग्नता नहीं है। तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट ही निर्धारण किया गया है कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटिज़्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चों में विकास के दौरान पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके बारे में एक स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत करता है। वो अवधारणा क्या है? वो ये कहता है कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंडीशन, ऑटिज़्म इज़ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंडीशन, एक विभिन्न आवश्यकताओं, विभिन्न विशेषताओं वाला समूह है। अब विभिन्न विशेषताओं वाला मतलब ऐसा समूह जिसमें बहुत सारी विशेषताएं समाई हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर बच्चे की योग्यता और आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। यानी अगर हम 10 ऑटिस्टिक बच्चे देखेंगे तो 10 की क्षमताएं अलग अलग होंगी, 10 की आवश्यकताएं अलग अलग होंगी। ये विभिन्नताएं एक समूह में रखी गई हैं। इन विभिन्न आवश्यकताओं और योग्यताओं वाले समूह में से कुछ सामान्य जीवन जी सकते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं बगैर किसी की मदद के। वहीं कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को जीवन पर्यंत सहयोग या मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। यानी वो ज़िंदगी भर किसी न किसी पर डिपेंड रहेंगे, किसी न किसी रूप से, चाहे वो मानसिक योग्यताओं की बात हो या सामाजिक कौशलों की बात हो या आर्थिक जीवन की बात हो, वो जीवन में किसी न किसी पर निर्भर रहेंगे। उन्हें जीवन पर्यंत किसी की आवश्यकता की, किसी की सहायता की आवश्यकता होगी, जो कि बच्चे की क्षमताओं और आवश्यकताओं दोनों के आधार पर निर्धारित होता है कि बच्चा
ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। यहाँ इसका आशय ये है कि कुछ बच्चे ठीक हो सकते हैं। जी हाँ, ऑटिज़्म में कुछ बच्चों को ठीक किया जा सकता है और ये उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। साथ ही साथ बच्चे की जो गंभीरता है, ऑटिज़्म की जो गंभीरता है, सीवियरिटी है, उस पर डिपेंड करेगा कि बच्चे का भविष्य कैसा होने वाला है। वो जीवन पर्यंत किसी पर निर्भर रहेगा या बगैर किसी की सहायता के जीवन संचालन कर पाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है सबूतों के आधार पर कि साइको सोशल इंटरवेंशन कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल, यानी मनोसामाजिक हस्तक्षेप, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मनोसामाजिक हस्तक्षेप पद्धति के आधार पर के उपयोग से हम बच्चे के सामाजिक जीवन, संप्रेषण कौशलों आदि को सुधार सकते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और वो सामान्य जीवन जी सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 67th वर्ल्ड हेल्थ समिट में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसे 67.8 WHA के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि कम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म इज़ रिक्वायर्ड, और इस पे दुनिया के 60 से अधिक देशों ने सहमति व्यक्त की थी। यानी कि इस बात पर दुनिया सहमत है कि ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव और कोऑर्डिनेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सर्वांगीण, सभी क्षेत्रों को मिलाकर किया गया प्रयास, जिसमें बच्चे के पूरे विकास, सर्वांगीण विकास को शामिल किया गया हो और समन्वित विकास को शामिल किया गया हो, ऐसे प्रयासों की आवश्यकता है और सरकारों को, समाज को ये करना चाहिए। तो WHO द्वारा ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। मई 2014 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। तो दोस्तों, अब हम ये जान चुके हैं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 हमारे देश में ऑटिज्म के बारे में क्या परिभाषा देता है। दूसरा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑटिज्म को किस पर्सपेक्टिव में देखता है, किस तरह से देखता है और उसके बारे में क्या विचार रखता है। हमने इन दोनों बिंदुओं को, दोनों अवधारणाओं को देख लिया है। दोस्तों, यहाँ पर हम एक छोटा सा जानकारी शेयर करेंगे कि ऑटिज्म एक अवस्था है। अगर ऑटिज्म को हम ठीक नहीं कर पाए, हमने प्रॉपर इंटरवेंशन नहीं किया, हमने उचित समाधान या प्रयास नहीं किए, तो संभव है कि बच्चा किसी दूसरी विकलांगता के साथ बढ़े। जब बच्चे को ऑटिज्म होता है तो उसका विकास रुक जाता है। कौन सा विकास? संप्रेषण कौशलों का विकास और सामाजिक कौशलों का विकास। दोनों विकास के रुकने के साथ साथ उसका सीखना भी रुक जाता है, और जब वो सीखना बंद कर देता है तो बौद्धिक विकास रुक जाता है। जब बौद्धिक विकास रुक जाता है तो बच्चा बड़ा होकर अकेला ऑटिस्टिक नहीं बचता है, उसका IQ भी कम हो जाता है और वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड भी डिक्लेयर हो सकता है, जो कि मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक बौद्धिक क्षमता के परीक्षण के बाद तय करते हैं कि बच्चे को बौद्धिक क्षमता में कमी आई है या नहीं आई है। अगर बौद्धिक क्षमता में कमी आई है तो बच्चा बौद्धिक रूप से भी अक्षम हो सकता है और ऑटिज्म के कारण भी, यानी बहुविकलांगता की श्रेणी में आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसे हम बहुविकलांग कहें, परंतु वो ऑटिज्म से शुरू होकर बौद्धिक विकलांग के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हमें बहुत सावधानीपूर्वक, बहुत सजगता के साथ बच्चे के विकास पर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं बच्चे को कोई ऑटिस्टिक लक्षण तो नहीं है, कोई सिम्टम तो नहीं है, कोई ऐसे संकेत तो नहीं है कि जिससे ऑटिज्म होने का शंका हो। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जिससे हम लोग अपने बच्चे के विकास पर नज़र रख सकते हैं। आइए अब देखते हैं
कुछ उन लक्षणों को जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा बताए गए हैं कि ये ऑटिज़्म वाले बच्चों में पाए जाते हैं। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रस्त बच्चों में इन लक्षणों का होना सामान्य सी बात है। सब बच्चों में ये लक्षण होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चे में अगर इनमें से कोई एक लक्षण है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको ऑटिज़्म है, परंतु अगर ऑटिज़्म है तो इनमें से कुछ लक्षण अवश्य होंगे। तो आइए देखते हैं उन लक्षणों को। बच्चा अकेले रहना पसंद करता है। पहला जो लक्षण है बच्चे का वो है अकेले रहना पसंद करता है। वो किसी भी आयु का हो, चाहे वो 1.5 साल का हो, 2 साल का हो, 2.5 साल का हो, 5 साल का हो, बच्चा अकेले रहना पसंद करता है। उसे भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती है, परिवार में कोई आए जाए उसे मिलजुल पसंद नहीं होता है। वो अपनी गतिविधियों में मगन रहता है और घर के किसी कोने में अपने तरीके से खेलता रहता है, यानी वो अकेले रहना पसंद करता है। दूसरा लक्षण जो है वो है आँख मिलाने से कतराना। दोस्तों, हम लोग जब संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम लोग नज़र से नज़र मिलाकर बात करते हैं, आँख से आँख मिलाकर बात करते हैं। और ऑटिज़्म से ग्रस्त बच्चा आँखें मिलाने से कतराता है। हम उस बच्चे से बात करना चाहेंगे तो हमसे आँख मिलाए बगैर हमको जवाब देगा या नहीं देगा, परंतु आँख नहीं मिलाएगा। वो बड़ा हो या छोटा, किसी भी उम्र का हो, वो नज़रें मिलाने से कतराता है। हो सकता है वो परिवार के 1-2 सदस्यों से मिलाता हो, परंतु हम उसे सामान्य नहीं मानेंगे। हम सामान्य तभी मानेंगे जब उसी उम्र का दूसरा बच्चा, सामान्य बच्चा भी वैसा ही करता है तो सामान्य मानेंगे, अन्यथा वो असामान्य ही माना जाएगा। और नज़रें नहीं मिलाना एक असामान्य व्यवहार है, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो है डर और ख़तरे को ना समझना। इसका कैसे समझ में आता है कि बच्चा कुत्ते के कान खींचने लगता है बगैर इस डर के कि वो काट लेगा। वो गाय की पूंछ खींचने लगेगा बगैर इस डर के कि गाय लात मार सकती है। वो ट्रैफिक वाला, जो ट्रैफिक चल रहा है सड़क पर, अचानक से दौड़ लगा देता है बगैर इस डर के कि वो ट्रैफिक की चपेट में आ सकता है, वो गाड़ियों के टकरा सकता है, गाड़ियों से टकराकर चोट लग सकती है। इसका उसको कोई संज्ञान नहीं होता है। माँ बाप कई बार ये समझने की गलती कर देते हैं कि बच्चा बहादुर है, डरता नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। बच्चे में डर या भय की संवेदना ही नहीं होती है। ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों की पहचान का। घर में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चा अपनी आवश्यकताएं, अपनी ज़रूरतें बोलकर या इशारे से नहीं बताता है। वो क्या करता है कि अगर उसे प्यास लगती है तो वो पास में जो बैठा होता है, माँ, पापा, दादी, जानी, नानी या जो भी सदस्य बैठा होता है, उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है या उसके कपड़े पकड़ता है, उसको खींचता है और पानी के स्रोत तक लाता है, यानी कि पानी की बोतल, फ्रिज या मटके तक लाता है और उनसे कहता है कि पानी भरो, अर्थात पानी भरो ताकि मैं पी सकूं। वो डायरेक्ट मटके, बोतल या गिलास की तरफ इशारा नहीं करता है, बोलता तो है ही नहीं। तो इस तरीके से वो संवाद करता है जो कि असामान्य है। जो है वो ये है कि बच्चा अपने रूटीन में, अपनी दैनिक जीवन में, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन पसंद नहीं करता है। अर्थात सुबह जिस तरीके से उसको उठना है वैसे ही उठेगा, जैसे खेलना है वैसे ही खेलेगा, उठते ही साथ अपनी चीज़ें ढूंढेगा, जो नाश्ते में चाहिए होता है रोज़ वही चाहिए, परिवर्तन पसंद नहीं। जिस बिस्तर पे, जिस चादर पे, जिस तकिए पे, जिस कंबल में सोना है वैसे ही सोना है, परिवर्तन पसंद नहीं, उनमें बदलाव पसंद नहीं। जगह में परिवर्तन पसंद नहीं, खाने में परिवर्तन पसंद नहीं, अर्थात उसके दैनिक जीवन में जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे भी होती हैं, वो उनमें परिवर्तन पसंद नहीं करता है। वो अपने हाथ से खाना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मम्मी से ही खाना है। खा सकते हैं लेकिन नहीं खाना। चॉकलेट, बिस्किट या ऐसी चीज़ें बड़े आराम से खाएंगे अपने हाथ से, लेकिन खाना नहीं खाना। तो इस तरह से जो अगर हम सिखाने का जब प्रयास करते हैं बच्चों को, तो बच्चे सीखने से मना कर देते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है इस व्यवहार का, कि बच्चा सीखने को तैयार नहीं होता है। और सीखने का पहला नियम है परिवर्तन। जब तक परिवर्तन नहीं होंगे हम सीखेंगे नहीं। बच्चा सीखने से
पीछे हटता है, बचता है और उनमें परिवर्तन पसंद नहीं करता है। 7वां लक्षण जो है वो ये है कि बच्चा असामान्य लगाव रखता है। असामान्य लगाव किस चीज़ से? कभी टूटे खिलौनों से, कभी रैपर से, कभी धागे से, कभी कागज़ पे बने किसी चित्र से, या उसकी पसंद की कोई भी चीज़, वो उनसे असामान्य लगाव रखता है। वो पाइप का टुकड़ा हो सकता है, पाइप का कोई शेप हो सकता है, कोई सॉफ्ट टाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारी नज़र में वो कचरा होगा, लेकिन वो बच्चा उसको अपने साथ रखेगा, सोएगा, उठेगा, उठते ही साथ उसे फिर वो चाहिए, और इस तरीके से वो उससे दूरी बर्दाश्त नहीं करता है। ये एक असामान्यता है, एक असामान्य वस्तु से या चीज़ से संबंध रखना। तो इस तरह का लगाव ऑटिस्टिक बच्चों में देखा जाता है। 8वां, बच्चों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं होता, यानी कि वो सामाजिक संबंध बनाना नहीं चाहता, उनसे बचना चाहता है। उनके साथ खेलना, कूदना, मस्ती करना, बातें करना कुछ पसंद नहीं होता है। वो अगर किसी खेलते हुए बच्चे की कोई चीज़ पसंद आई तो वो उसको लेके हट जाएगा, लेके भागेगा, लेकिन उनके साथ नहीं खेलेगा। उनकी शर्तों को नहीं मानेगा कि अगर ये चीज़ चाहिए तो हमारे साथ खेलो, इस पर वो स्वीकार नहीं करता है उनके साथ खेलना। रोता है, चिल्लाता है, अलग अलग टेंट्रम्स करता है, माँ बाप को मजबूर करता है कि वो चीज़ उसको दें। बाकी सारे बच्चों का खेल चाहे रुक जाए, उसके भाई बहन का खेल चाहे रुक जाए, उसे कोई मतलब नहीं होता है। वो सामाजिक संबंधों में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता है, उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। 9वां लक्षण जो है वो है अत्यधिक चंचल होना। यहाँ अत्यधिक चंचल को एक हम हाइपर एक्टिव के नाम से भी जानते हैं, पर यहाँ पर हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि हाइपर एक्टिव से आशय बच्चे का असामान्य रूप से अत्यधिक चंचल होना। असामान्य रूप से वो कभी भी एक जगह पर नहीं बैठता है, नहीं रुकता है, दौड़कर चलता है। मतलब अगर हम उसको चलना, कहीं जाना हो तो वो चलने की बजाय दौड़ेगा। वो नीचे ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह को एक्सप्लोर करेगा, वो एक जगह स्थिर नहीं बैठेगा। तो ये इस तरह का जो व्यवहार होता है वो हाइपर एक्टिव चाइल्ड या हाइपर एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में हम उसे अत्यधिक चंचल कहते हैं। परंतु यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें कि अगर बच्चा दौड़ भाग कर खेलता है परंतु खाना बैठकर खा लेता है, खिलौनों से बैठकर खेलता है, जहाँ इंटरेस्ट होता है उसका टीवी को देखना, मोबाइल को देखना, वहाँ पर वो आधा आधा एक एक घंटे तक बैठा रहता है, तो हम उसे हाइपर एक्टिव नहीं कहेंगे। ये सामान्य गलती होती है जो हमारे समाज में देखने में आती है, और ये गलती कई बार विशेष शिक्षकों से भी होती है कि वो इसको हाइपर एक्टिव कह देते हैं उसके चलने और खेलने को देखकर। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। 10वें बिंदु के अंतर्गत बच्चा छोटा हो या बड़ा, मतलब 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो या 5 साल का हो, दूसरों का उसको छूना, उसको प्यार करना, उसको गले लगाना, उसको गालों को छूना पसंद नहीं करता है। वो जैसे ही कोई उसके गालों को छुएगा या गोद में लेने का प्रयास करेगा वो रोने लगता है। वो से केवल अपने परिवार के सदस्यों जैसे मम्मी, दादी या बुआ के साथ ही रहना या बहन के साथ ही रहना पसंद करता है, उनकी गोद में ही रहना पसंद करता है और किसी की गोद में नहीं जाता है, जो कि संवेदनात्मक क्षति का संकेत करता है। बच्चों में जब सेंसरी इश्यूज होते हैं तो इस तरह का व्यवहार देखने में आता है। बच्चा हमारे पास बैठा है, हम बैठे हैं अपने सोफे पे या पलंग पे, बच्चा कमरे में ही है, हम उसे आवाज़ लगाते हैं जय, कोई रिप्लाई नहीं, जय, कोई रिप्लाई नहीं, जय, कोई रिप्लाई नहीं। तो जब इस तरह से हम कितनी भी आवाज़ बढ़ा लें, बच्चा हमें पलटकर नहीं देखता, हमारी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, परंतु अपनी मनपसंद चीज़ की आवाज़, जैसे पापा की गाड़ी की आवाज़, मम्मी के मोबाइल की आवाज़ और ऐसी धुन जो उसको पसंद है, तो उसको सुनते ही वो उसकी तरफ भागा चला जाता है।
टीवी पे कोई अगर ऐड चल रहा है और वो उसको पसंद है तो वो तुरंत दौड़कर उस कमरे में टीवी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है। तो यहाँ पर सुनने में दोष नहीं होता है, दोष होता है प्रतिक्रिया न देने की व्यवहार में, जहाँ पर बच्चा अपने सेलेक्टिव हियरिंग के माध्यम से चुनी हुई ध्वनियों पर ही प्रतिक्रिया देता है, अन्य ध्वनियों पर प्रतिक्रिया नहीं देता है। अपने नाम को वो आइडेंटिफाई नहीं करता है, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो इस तरह का व्यवहार ऑटिस्टिक बच्चों द्वारा किया जाता है और ये संकेत है कि बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। 12वें लक्षण के अंतर्गत बच्चा चीज़ों को पॉइंट नहीं करता। जैसे हम कहें कि पापा कहाँ हैं, ये, मम्मी कहाँ है, ये, गिलास कहाँ है, ये, हाँ, तो जो एक हम पॉइंट करते हैं ये स्किल बच्चे में नहीं होता है। बच्चा पॉइंट नहीं करता है। आप ध्यान दें कि पहला जो लक्षण, पहला या दूसरा जो हमने बताया था कि जब वो अपनी आवश्यकताएं माता या पिता के या परिवार के सदस्यों का हाथ पकड़कर ले जाकर पूर्ति करता है, वो इशारे से या संकेत से नहीं बताता है कि मुझे ये चाहिए। ये यहाँ पर उसी का एक्सटेंशन है कि बच्चा पॉइंट नहीं करता है। जैसे उससे पूछे पापा कहाँ हैं तो वो नहीं बताएगा कि ये कौन है, पापा नहीं। तो यहाँ पर इस लक्षण का संकेत है कि बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। 13वें बिंदु के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि बच्चा अकारण रोता या चिड़चिड़ाता है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, माता पिता समझ नहीं पाते कि क्या हुआ, क्यों रो रहा है, क्यों चिड़चिड़ा रहा है, ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा है, उनकी समझ में नहीं आता है, ना ही बच्चा कुछ अभिव्यक्त करता है। तो इस तरह का व्यवहार ऑटिज्म का एक लक्षण है। बच्चा सामान्य तरीकों से शिक्षण प्रशिक्षण नहीं कर पाता है। अगला बिंदु है, जब बच्चे को हम कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं सामान्य पद्धति से तो बच्चा नहीं सीख पाता है। वो उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं और उसे क्या सीखना चाहिए। तो इस तरह वो सामान्य शिक्षण पद्धतियों से सीखना नहीं आता उसको, वो सीख नहीं पाता है, उसका लर्निंग सामान्य शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से नहीं हो पाता है। 15वां बिंदु ये कहता है कि बच्चा अनुचित रूप से हंसता है, मुस्कुराता है, यानी कोई कारण नहीं है परंतु वो हंस रहा है, कोई कारण नहीं है पर वो मुस्कुरा रहा है। इस तरह का व्यवहार बच्चा करता है। 16वें बिंदु के अंतर्गत बच्चा दिए गए टास्क को कर लेता है। मान लीजिए हमने कोई छोटा सा काम दिया, वो उसको कर लेगा, परंतु उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी सामाजिक महत्व क्या है, ये उसको समझ में नहीं आता है। वो केवल कर लेता है बस। उसका उपयोगिता, कार्य की उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता, उसकी स्वयं की क्या महत्व है, उससे उसको क्या फ़ायदा है, इस तरह का कोई चीज़ उसके संज्ञान में नहीं आता है, नहीं डेवलप होता है, वो उसको सीख नहीं पाता है। 17वां बिंदु ये कहता है कि बच्चे से जब हम कुछ बोलते हैं, कोई वाक्य कहते हैं, कोई शब्द कहते हैं, तो बच्चा उसका जवाब देने के बजाय उसको दोहराता है। जैसे हमने बच्चे से पूछा आपका नाम क्या है, तो वो रिपीट करेगा आपका नाम क्या है। हम लोग जिस भाषा में, जिस टोन में, जिस लय में बोलेंगे बच्चा उसको ही कॉपी करता है, और ये कॉपी करना बोलना नहीं होता है। इसीलिए इस तरह का व्यवहार असामान्य होता है और इसे हम ऑटिज्म के लक्षणों में शामिल करते हैं। 18वें बिंदु के अंतर्गत बच्चे के खेलने का तरीका अलग होता है, सामान्य से अलग होता है। वो चीज़ों को घुमाकर या फिराकर खेलता है। उदाहरण के लिए जैसे कार है, बच्चे कार से खेल रहा है तो कार मिलती है तो बच्चे कार को चलाते हैं यूँ, जो कि उसका सही तरीका है, परंतु ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चा चलाने के बजाय उसको ठोकता है। कटोरी को घुमाएगा, चम्मच को घुमाएगा, बर्तन को घुमाएगा, हर चीज़ को घुमा फिराकर पहले देखता है। उसका वास्तविक उपयोग यानी वस्तु का या खिलौने का वास्तविक उपयोग नहीं करता है, वो अपने तरीके से इस्तेमाल करता है, और ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे का।
19वें बिंदु के अंतर्गत बच्चा दर्द की संवेदना व्यक्त नहीं कर पाता है, या अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो उसको दर्द का एहसास नहीं होता है। चोट लग गई है, खून बह रहा है, पर उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना रो रहा है, ना कुछ कह रहा है, ना आके बता रहा है। माँ ने जब देखा तो माँ घबरा गई और अरे ये चोट कैसे लग गई, तो भी वो देखेगा और उसके अलावा उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो दर्द के प्रति संवेदनहीन होते हैं। इस तरह का एक व्यवहार अगर बच्चे में है तो ये चिंता का विषय है, हमें उसे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सेंसरी डिसऑर्डर का प्रतीक है, ये सेंसरी इश्यूज़ के कारण होता है। दोस्तों, 20वां और अंतिम लक्षण ये कहता है कि बच्चा असामान्य शारीरिक गतिविधियां और व्यवहार करता है। अब यहाँ असामान्य से आशा यह है कि उस उम्र का दूसरा बच्चा उस तरह की गतिविधियां और व्यवहार नहीं करता है। जैसा कि RPWD एक्ट 2016 में कहा गया है, अनयूजुअल बिहेवियर और रिचुअल्स करता है। ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, शरीर को घुमाना, ज़मीन पर लेट कर खेलना, इस तरह के बहुत सारे लक्षण हैं जो उसकी परिस्थिति, उसके वातावरण के अनुसार विकसित हो सकते हैं और वो बच्चा इनको करता है। चाहे वो कुर्सी पर बैठकर अपना सर हिलाए या ऐसे 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 करे, वो कुछ भी कर सकता है और ये व्यवहार असामान्य है। उस बच्चे का कोई दूसरा बच्चा, उस उम्र का कोई दूसरा बच्चा वो नहीं करता है। जब उस उम्र का कोई दूसरा बच्चा वो व्यवहार नहीं कर रहा है, हमारा बच्चा कर रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि कहीं कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने ऑटिज्म की परिभाषा और ऑटिज्म के 20 लक्षणों के बारे में चर्चा की है। आज का अंक हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे कि ऑटिज्म के ये जो लक्षण हैं, ये जो समस्याएं हैं, जो उनकी क्षेत्र हैं, उनके लिए हमें क्या और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि WHO जो कहता है साइको सोशल इंटरवेंशन मॉडल, साइको सोशल इंटरवेंशन मॉडल जो WHO रिकमेंड करता है, हमने उसके आधार पर अपने अनुभवों से एक सियार्ड मॉडल डेवलप किया है। सियार्ड मॉडल जो है वो एक अप्रोच है इंटरवेंशन का, जिसके माध्यम से बच्चों में ऑटिज्म को बहुत तेज़ी से दूर किया जा सकता है। आने वाले अंकों में हम आपको उससे भी परिचित कराएंगे। अगले अंक में हम मिलेंगे, ऑटिज्म इंटरवेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। आपको अपने बच्चे से संबंधित कोई जानकारी, कोई प्रश्न या कोई समाधान पूछना है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उदाहरण के रूप में उन समस्याओं को शामिल करेंगे अपने इंटरवेंशन मॉडल में और आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि एक समस्या के हल करने से ऑटिज्म ठीक नहीं होता है। ऑटिज्म एक साइकोसोशल प्रॉब्लम है, न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो उसके लिए समन्वित प्रयास होंगे। समन्वित यानी कई लोग, कई थेरेपिस्ट, कई एक्सपर्ट मिलकर प्रयास करते हैं। माता पिता के साथ, माता पिता उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर माता पिता ये सोचते हैं कि किसी थेरेपिस्ट के पास ले जाकर ऑटिज्म ठीक हो सकता है, तो वो ये गलत विचार है, ये अधूरी अवधारणा है। हो सकता है अकेले थेरेपिस्ट के प्रयास से बच्चा ठीक हो जाए, तो ये समझ लीजिएगा कि बच्चे को ऑटिज्म नहीं था। तो यहाँ पर बच्चे के ऑटिज्म के लिए हमें मिलकर कोशिश करनी होती है। माता पिता और रिहेबिलिटेशन टीम एक साथ प्रयास करती है, तब जाकर ऑटिज्म से हम बच्चे को बाहर ला पाते हैं और ऑटिज्म ठीक हो सकता है अगर हम सही समय पर पहचान लें, यानी कि ऑटिज्म की प्रारंभिक अवस्था में, और उसके बाद तुरंत हस्तक्षेप करें, यानी कि इंटरवेंशन प्रोसेस करें, समाधान ढूंढें और उस पर गंभीरता के साथ, अनुशासन के साथ उस पर क्रियान्वयन करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास कई उदाहरण हैं कि बच्चे ठीक
हो गए हैं। आज सामान्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं और ऑटिज़्म से बाहर आ चुके हैं। वो लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो दोस्तों, आज का अंक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो का आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस उम्मीद के साथ कि हम आपके जीवन में खुशियां ला सकेंगे, मुस्कान ला सकेंगे। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।